जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, एमबी महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आसमा समधानी मैम और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो सबसे पहले तो हम हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ ग्रुप के, हमारी फैमिली के जो रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं उनकी तरफ से और हमारे सभी आईएचएफ फैमिली मेंबर्स की तरफ से हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनीता बजाज मैम का वेलकम करते हैं। और उनके बारे में मतलब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जितने होम्योपैथ हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सभी उनके बारे में जानते हैं। और पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली मैम लगातार अपने केसेस, अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सच में हमारी आईएचएफ फैमिली के लिए एक ऑनर है कि आज मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है और आज ही उनकी वीसी भी है। तो सच में ये हमारे लिए सभी के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हम मैम का वेलकम करते हैं और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड इवनिंग मैम और गुड वेलकम है इवनिंग। आपका। थैंक यू सर। जी थैंक यू। मुझे इतना पता नहीं था कि इतने सारे दिग्गज होंगे, इसलिए मैंने तो जो प्रिपेयर किया है मैं प्रेजेंट करूंगी। जी ठीक है। हम जी केस की तरफ जाते हैं। मैं पहले थोड़ा केस नरेट कर देती हूँ, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए। ये एक जी थर्टी मैम। एट ईयर ओल्ड लेडी है जो कि आई है मेरे पास लिम्फेडिनाइटिस के लिए। उसका पूरा पैरोटिड ग्लैंड से लेके नेक से लेके पूरा स्वॉलन था, जैसे मम्स में कैसे दिखता है वैसे। और वो लेफ्ट साइड पे था। तो वो ग्लैंड के लिए वो पहले एलोपैथिक में गए थे। उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह लिया, उन्होंने सब टेस्ट इन्वेस्टिगेशन सब करवाए और फाइनली एफएनएसी कराने के लिए बोला गया था। तो तब वो डर के मेरे पास आए कि ये एफएनएसी क्यों करवा रहे हैं, मतलब कौन सी कोई बड़ी बीमारी है कि क्या है। तो वो डर के हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए। अभी ये पेशेंट मेरा ओल्ड पेशेंट है, लेकिन कभी कभी वो लोग एलोपैथी ले लेते हैं बीच में, अब क्योंकि दूर रहते हैं मेरे से, तो हर बार आना पॉसिबल नहीं रहता है, तो वहां से लोकली किसी डॉक्टर के पास से ले लेते हैं। लेकिन जब भी उनको लगता है कि वो सही राइट दिशा में नहीं जा रहे हैं और अब उनको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो डेफिनेटली मेरे पास आते हैं। तो इसलिए अब वो एंटीबायोटिक वगैरह का कोर्स लेने के बाद वो मेरे पास आए। मैंने पूरा हिस्ट्री लिया और कोई तकलीफ नहीं थी। ये पेनफुल स्वेलिंग था और उसके अलावा उनको बैक पेन, लेग पेन्स, जो उनके रेगुलर कंप्लेन्स हैं वो सब थी। और जिसकी वजह से वो पेन्स की वजह से वो सो नहीं पाती थी और पैर दबाने पड़ते थे या तो झटकना पड़ता था। और काफी वीकनेस और डल फीलिंग थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ पेन्स। फीवर वगैरह नहीं था, चिलीनेस नहीं था, लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं था, और डल फीलिंग था। और वो पेशेंट काफी थकी हुई थी। और वो उसका यूजुअल कंप्लेन है, क्योंकि ये काफी ओवर एक्सर्शन करती है लेडी, इसलिए जब भी आती है तो वो हमेशा थकी हुई, डार्क सर्कल्स, काफी वीकनेस। और मैं उसको काफी सारी वो प्रोस्ट्रेशन वाली रेमेडीज दे चुकी थी, बम्बूजा, सेपिया, नक्सवामिका, ये सब काफी रेमेडीज मैं उसको शुरुआत में दे चुकी थी जब वो पहले आती थी तब। अब इस समय उसका जो है कि मेन तो यही था, और सोनोग्राफी पे थायराइड सिस्ट भी आया था। तो वो थोड़े डरे हुए थे और मेरे पास आए और पूछने लगे कि ये एफएनएसी कराना जरूरी है क्या। मैंने बोला जनरल कंडीशन से तो कुछ लगता नहीं है कि एफएनएसी कराने की जरूरत है, क्योंकि होगा तो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी इतना जल्दी में डेवलप हुआ है, अक्यूट डेवलपमेंट है, तो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी होने का चांसेस ज्यादा है। जनरल कंडीशन अच्छी है, न्यूट्रिशन अच्छा है, एपेटाइट अच्छी है, तो कॉक्स भी शायद नहीं होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, हम पहले दवाई दे के देखते हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तो एफएनएसी करा लेंगे। और आपको चाहिए अपनी क्लैरिटी के लिए, अगर एफएनएसी कराना भी है तो आप करवा सकते हो, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है वो। तो मैंने दोनों चॉइसेस उनके हाथ में रखी थी। तो फाइनली दे डिसाइडेड टू गो अहेड विद द मेडिसिन। उन्होंने बोला कि पहले हम मेडिसिन लेंगे और फिर देखेंगे जो भी होगा। तो अब इसकी स्टोरी ऐसी है ना कि ये
2 साल पहले, मतलब ये पेशेंट तो मेरे पास काफी सालों से आ रही है, 5-6 साल पहले से ही आ रही है। और उसकी जनरली कंप्लेन्स ये थकावट, टायर्डनेस, एग्जॉशन, पेन्स, बैकएक, लेग पेन्स, ये सब ही रहता था। और अभी 2 साल पहले उसने कंसीव किया था। उसकी एक बेटी है, वो अभी 9 साल की है। तो वो टाइम पे उसने कंसीव किया था 2 साल पहले। बीच में उसने गैप रखा था क्योंकि फाइनेंशियली उसको स्टेबल होना था, घर लेना था, बड़ा फ्लैट लेना था, सब कुछ सेटल होने के बाद देन शी डिसाइडेड कि नाउ इट इज अ टाइम टू कंप्लीट माय फैमिली। तो उसका हमेशा एक आइडियल पिक्चर दिमाग में रहता था कि हम दो, हमारे दो। तो उस हिसाब से उसको फैमिली कंप्लीट करनी थी। बेटी अकेली है, उसको कंपनी चाहिए, जो जनरली यूजुअली हम लोग अपने रीजंस देते हैं सेकंड चाइल्ड के लिए। उसका भी वही सब रीजंस था एंड देन फाइनली दे प्लान्ड प्रेगनेंसी। अनफॉर्चुनेटली उसको 4th-5th मंथ में पता चला उसको ब्लीडिंग होने लगी। वो कहीं पे शादी पे गई थी, फंक्शन था, कुछ स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा था, बट देन सडनली शी स्टार्टेड ब्लीडिंग। और सोनोग्राफी वगैरह करने के बाद प्लासेंटा प्रीविया पता चला। एंड एज द प्रेगनेंसी वेंट अहेड, उसका प्लासेंटा प्रीविया किस तरह का था कि इट वाज कंप्लीटली, प्लासेंटा वाज सिटिंग ऑन द सर्विक्स, पूरा सर्विक्स को कवर करके। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे होता है तो जब यूट्रस ग्रो होता है तो प्लासेंटा प्रीविया ऊपर चला जाता है, लेकिन ये पूरा ऐसा सर्विक्स के ऊपर बैठा हुआ था। तो देयर वाज नो चांस कि वो प्लासेंटा प्रीविया से बच सके। And because of that, she went on getting bleeding again and again, and huge amount of blood she used to lose, और काफी उसका हीमोग्लोबिन 5, 6, 4 तक भी पहुंच गया था लास्ट में। तो हर बार उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, बेड रेस्ट पे जाना पड़ता था, और फिर ब्लीडिंग वो किसी तरह से कंट्रोल करते थे। फिर वो डिस्चार्ज लेती थी, घर जाती थी, दूसरे दिन फिर से वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। एंड दे यूज्ड टू स्टे ऑन 4th फ्लोर। तो उतना चढ़ना उतरना, हॉस्पिटलाइज होना, मतलब घर वालों का ऐसा ही था कि इसको तो हॉस्पिटल में रखें वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार लेके आने में, लेके जाने में ही तकलीफ होती है। बट शी कुड नॉट एडजस्ट इन दैट हॉस्पिटल एनवायरमेंट। वहां की स्मेल, वहां का निगेटिव एटमोस्फियर, वो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो शी ऑलवेज प्रिफर्ड कि मुझे घर जाना है। तो जैसे ही ब्लीडिंग रुकती थी वो घर जाती थी। और घर पे भी उसका ऐसा इशू था कि नर्स रखी हुई थी, मेड थी, माँ उसकी वो सेम बिल्डिंग में रहती थी, तो माँ भी रहती थी अक्सर उसके आसपास ही। लेकिन इसका इंसिस्टेंस ये था कि हस्बैंड को सब देखना चाहिए, स्पेशली जो डायपर चेंज करना है या जो टॉयलेट वगैरह का जो भी देखना है, दैट हस्बैंड शुड लुक आफ्टर दैट, क्योंकि उसे कंफर्टेबल नहीं लगता था वो मेड के सामने या माँ के सामने या माँ से वो काम करवाना, वो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो सबसे क्लोजेस्ट हस्बैंड ही रहता है जिससे इतना इनिबिशन नहीं रहता है। तो शी प्रिफर्ड कि वो हस्बैंड को मेरे पास रहना चाहिए। तो शी वांटेड हर हस्बैंड टू बी ऑलवेज देयर विथ हर। तो उसमें वो काफी, मतलब काफी टाइम तक ये सब चला था। तो वो हस्बैंड भी काफी बेचारा who likes to travel, who likes to go for trekking, who likes to play, तो उसका वैसे टाइप का नेचर है। बट ये वाइफ की वजह से वो अटक के रह जाता था घर पे। फाइनली मतलब प्लेसेंटा प्रीविया इस हद तक का खराब था कि मुझे तो काफी टाइम मन में आया कि मैं उसको बोल दूं कि तू अबॉर्ट करा ले, क्योंकि काफी उसकी खुद की लाइफ के लिए भी रिस्क था। क्योंकि इतना वो प्लासेंटा, एंड प्लासेंटा हैज ग्रोन इनटू द मायोमेट्रियम। तो वो मायोमेट्रियम से वो उसको निकालना, प्लासेंटा का मतलब इट कैन लीड टू ह्यूज ब्लीडिंग, इट मे रिक्वायर हिस्टेक्टमी ऑल्सो। तो माँ की हेल्थ को भी रिस्क है और बच्चे को तो हेल्थ को रिस्क है ही है। लेकिन अभी उनकी गायनेक ने उनको सपोर्ट किया था, तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। दैट टाइम ऑल्सो हैड ट्रीटेड हर, आई गेव हर ऑल पॉसिबल ब्लीडिंग रेमेडीज जितनी भी पॉसिबल है। उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाती थी, बट ये तो एक मैकेनिकल फैक्टर है, तो उसमें आप प्लासेंटा को तो ऊपर कर नहीं सकते हो। और जैसे जैसे यूट्रस ग्रो होगा तो वो प्लासेंटा वहां से कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन आएगा ही। तो उस हिसाब से ब्लीडिंग तो होती ही रहती थी उसको, स्लाइटेस्ट मूवमेंट से, कुछ भी थोड़ा सा भी धक्का वक्का लग गया। शी वॉज कंटिन्यूसली ऑन बेड रेस्ट, और तभी भी वो काम कर रही थी, वो लैपटॉप बेड पे रख के भी अपना वर्क फ्रॉम होम करती थी। बट फाइनली ऐसा हुआ कि एक दिन उसका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ। शी वॉज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड, काफी मतलब अनकॉन्शियस ही हो गई थी। किसी तरह से उसको लेके जाया गया इमरजेंसी में, इवन डॉक्टर हैड गिवन अप।
फिर उसका ब्लीडिंग जैसे तैसे कंट्रोल किया गया, हीमोग्लोबिन वाज आई थिंक इवन बिलो 4। फिर ब्लड रिप्लेसमेंट वगैरह काफी सारी बॉटल्स लगाई गई एंड किसी तरह से उसने सर्वाइव किया। उसके 2-3 दिन के बाद सोनोग्राफी वगैरह करके देखा गया तो चाइल्ड वाज ऑलरेडी डेड। तो दैट वाज द वर्स्ट स्टेट। तो वो काफी टाइम तक उसको आईसीयू में रखा गया, चाइल्ड इज डेड, तो वो बहुत बड़ा उसको एक आघात लगा था और उसमें से उसको उभरने के लिए काफी टाइम लगा। मतलब दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड विजिटेड हर। ये सब मुझे बाद में लास्ट मोमेंट जो ये डेवलपमेंट्स थे वो तभी तुरंत नहीं बताए गए थे। आई यूज्ड टू मैसेज हर, बट फाइनली मतलब 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे ये सब बताया। एंड देन फाइनली आई विजिटेड हर, उनके घर जाके आई मैं। शी वाज टोटली ब्रोकन डाउन, काफी एनिमिक थी, काफी ब्रोकन डाउन थी, मेंटली तो बहुत ही ज्यादा ब्रोकन डाउन थी। तो वो ग्रीक स्टेज में मैंने उसको इग्नेशिया दिया था। इग्नेशिया हेल्प्ड हर अ लॉट टू कम आउट फ्रॉम दैट ग्रीफ। फिर वो काफी टाइम्स अभी मतलब उनका वो माइंडसेट चेंज हुआ था। जैसे ही वो ये हुआ था उसके बाद उसका जो ऑब्सेशन था कि मुझे फैमिली कंप्लीट करनी है, उसके ऊपर मैंने उसको काफी समझाया था कि नाउ नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर योर हेल्थ फर्स्ट। और हस्बैंड को भी इनसिक्योरिटी बहुत आ गई थी। मतलब ही हैड इवन विजुअलाइज कि अगर वो नहीं होगी तो मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, मैं कैसे जीऊंगा। तो इस तरह से वो हस्बैंड भी काफी डरा हुआ था। तो उनको सेकंड प्रेगनेंसी के लिए भी अभी फिर से मतलब उनको ये था इच्छा कि हम लोग थोड़ा गैप लेके तो फिर से ट्राई करने वाले हैं। जबकि मैं बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं थी और गायनिक ने भी उनको बोला था कि थोड़ा टाइम आप हील होने दीजिए, बाद में हम देखेंगे जो भी है। तो मेरे बोलने पर उन्होंने अभी थोड़ा सा जीना शुरू किया था कि चलो ठीक है, हम लोग एटलीस्ट जो है उसमें अपना लाइफ इंजॉय करते हैं, नहीं तो फिर से हम कहीं पे अटक जाएंगे। अभी नाउ फाइनेंशियली वेल ऑफ है, बड़ा घर लिया हुआ है, घर के आसपास काफी सारी एमिनिटीज हैं, जिम है, सब कुछ है, उसको एंजॉय कीजिए। बाद में देखा जाएगा, अगर जरूरत लगी तो फिर से सेकंड चाइल्ड का हम लोग देखेंगे। अगर आपका फिटनेस है प्रॉपर तो उसके हिसाब से हम सोचेंगे। तो इस तरह से उनका चल रहा था एंड ये इसमें ये अक्यूट आ गया। तो काफी टाइम से वो अभी मेरे पास आती भी नहीं थी क्योंकि शी वॉज क्वाइट सेटल्ड। उसका हीमोग्लोबिन भी 10-11 तक आ गया था। और अभी ये कंप्लेन लेके आए तो इसमें हस्बैंड काफी डरा हुआ था। उसको ऐसा लग रहा था कि अभी अगर फिर से ग्लैंड मतलब या तो टीबी है या कैंसर है या क्या है जो भी है, अगर फिर से अभी इसको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा। तो हस्बैंड का तो एंजाइटी बहुत ज्यादा था और काफी वो फर्स्ट टाइम मैंने उसको इतना एंग्शियस देखा। अदरवाइज ही इज क्वाइट इजी गोइंग टाइप्स, लेकिन इस बार मैंने उसको बहुत एंग्शियस देखा। जबकि वाइफ इस बार इतना वोकल नहीं थी, एक्सप्रेसिव नहीं थी, आते थे दोनों साथ में, बट हस्बैंड ज्यादा एंजाइटी अपनी रिलीज करता था। वाइफ यूज टू लिसन, वो जो बोल रहा है मैं उसको समझाती थी तो उसको ऑटोमेटिकली अपने आंसर्स मिल जाते थे। तो इस तरह से चल रहा था। मैंने उसको दवाई दी थी। तो पहले तो ग्लैंड, हाँ मतलब उसका बॉडी एक मतलब जो लेग पेन्स हैं, बैक एक वगैरह हैं, तो और उसको नींद रात को ही उसको ज्यादा बढ़ता था, रेस्टलेसनेस वगैरह नींद में रहती थी। तो उसके हिसाब से मैंने उसको रस्टॉक्स दिया था। तो रस्टॉक्स से उसके पेन काफी सेटल हो गए थे, बट ग्लैंड भी कम होनी शुरू हुई थी। तो उसकी स्वेलिंग थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग दे वर नॉट हैप्पी विद दैट। तो उनका वो एंजाइटी तो फिर से रहता है, एफएनएसी कराएं नहीं कराएं, किसी सर्जन के पास जाएं, कोई और ओपिनियन ले लें, जी ईएनटी को दिखाएं, थायराइड में भी सिस्ट आई है तो उसका कुछ ओपिनियन लें। तो ये उनको समझा बुझा के फिर से मैं शांत कर देती थी एंड देन फाइनली उसका जो भी ये टोटालिटी आ रहा था उसके हिसाब से फिर से मैंने रेमेडी चेंज करके दी एंड फाइनली उसका पेन्स वगैरह काफी अच्छा हुआ। शी वॉज हैप्पी। लेकिन ग्लैंड दिख तो रही थी, तो वो बार बार उसको फील करना और बार बार उस हस्बैंड को दिखाना, हस्बैंड ने देखना, हस्बैंड ने फील करना, ये सब उनका चलता रहता था। एंड देन फाइनली उनका एंजाइटी वो कम नहीं हो रहा था, तो फाइनली दे वेंट फॉर एफएनएसी, मांटूज टेस्ट वगैरह सब करवाया उन्होंने, एवरीथिंग केम नेगेटिव, नॉन कंक्लूसिव। एंड देन फाइनली दे सेटल्ड विथ मी। और मेडिसिन चल रही थी, मेडिसिन से काफी उनका अच्छे से सेटल हो गया। तो दिस इज द होल केस। अभी लोगों ने काफी अच्छी वर्किंग की हुई है, तो लेट्स नॉट गो इनटू द डिस्कशन नाउ, क्योंकि काफी सारा सब लोगों ने डाला हुआ है। वी विल गो एंड सी द टोटालिटी हाउ आई लुक्ड एट इट। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ।
जी मैम। दिख रहा है? जी मैम, दिखाई दे रहा है। इसमें फुल स्क्रीन नहीं होता है क्या? महादिक सर, अभी आप गाइड करेंगे कैसे फुल स्क्रीन होता है, कैसे नहीं होता है। क्या हो गया सर? हेलो। हाँ, क्या हो गया? वो पीपीटी जो है वो फुल स्क्रीन कैसे होगा, अनीता बजाज मैम वैसा पूछ रहे थे। फुल स्क्रीन करने के लिए ना होम पे जाना उस पीडीएफ में, और वहां पे स्टार्ट स्लाइड शो करना, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। जी ओके। तो अभी एक बार वो लीव कर गए हैं, जल्दी ही ज्वाइन करते हैं तो फिर से आ स्टार्ट गए आ करते हैं। गए। ज्वाइन कर लिया। जी जी, ज्वाइन कर उन्होंने लिया है। मिनिमाइज करके रखा है ना लैपटॉप में। हाँ देखते हैं सर, आप है ना? डायरेक्टली है। ही जी जी हाँ, उनसे बोल बात दो। कीजिए। आप तो करते हो ना हमेशा। अरे सर, मेरे को इन चीजों का बहुत कम पता है। आ गए ना? ठीक तो आ रहा है। हाँ आ रहा है। ये फुल स्क्रीन कैसे होगा ये बताइए। इससे मैम आप स्क्रीन अपना स्लाइड, कैमरा ऑन कर लीजिए जी। स्लाइड अभी शो बोलिए करो सर। ना मैम। ऊपर ऊपर स्लाइड शो है ना? हाँ, वो स्लाइड शो कर रही एनिमेशन। हूँ, चला जा रहा है। क्या हो रहा है? वो आधे में आ जाता है। अभी कैसा दिख रहा है आपको? अभी तो ठीक दिख रहा है हमको, सब पूरा पढ़ने को आ रहा है। फुल स्क्रीन दिख रही नो है? हाँ, मैडम, फुल स्क्रीन है जी, मैडम सफिशियंट है। जब हम उसको टच करेंगे ना हमारे स्क्रीन पे वो फुल आता है। ओके, ठीक है। हाँ, हाँ पिन ठीक है, करेंगे ना माणिक सर, हम चलिए। हम पिन करेंगे, ओके सभी लोग ओके, ना पिन करेंगे तो हम सभी को फुल दिखाएगा। ठीक है। जी जी, ओके मैम, लैपटॉप में कंटिन्यू। ये फुल ही नजर आ रहा है मैम। लैपटॉप में जो आप शेयर कर रहे हो वो फुल स्क्रीन ही नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। जी मैम। एक्चुअली मेरी अप्रोच जो थी, मैंने पीपीपी से लिया, प्रेजेंट, प्रिडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट। तो मेरा फोकस एंजाइटी डार्क इन, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये अनफॉर्चुनेटली ग्रुप ने मिस किया, शायद वो मेरे राइटअप में उतना कन्वे नहीं हुआ है, या पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने ये क्यों मिस किया है। क्योंकि वो दिख रहा है कि वो दोनों की स्टेट सेम ही है, हस्बैंड वाइफ की, और दोनों एंग्शियस हैं, और दोनों एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, और जितने इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। तो ये एंजाइटी ड्रॉप, डार्किन, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लाइट डिजायर, ये तो बहुत ही क्लियर कट था। और मैं जो उनका जो प्रेगनेंसी वाला जो इंसिडेंस था उसको मैं फियर ऑफ ऑर्डियल सोच रही थी, लेकिन उससे कोई दिमाग में कुछ बैठ नहीं रहा था फियर ऑफ ऑर्डियल से। इसलिए फिर फाइनली मुझे लगा कि शायद ये हॉरिबल स्टोरीज, सैड, हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने वो लिया। और यहाँ पे अफेक्टेशन इसलिए लिया क्योंकि मेरे को एंजाइटी जो हस्बैंड की थी, हस्बैंड ज्यादा बात कर रहा था, ये अपना एंजाइटी एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, जबकि वो सुन रही थी अलर्टली। तो इसका एंजाइटी इतना हमेशा जिस तरह से एविडेंटली दिखता था, वैसा अभी इस बार उसका कंसर्न पूरा हस्बैंड ही वोकलाइज कर रहा है। तो उसके पीछे वो छुपी हुई थी। तो इसलिए मैंने वो अफेक्टेशन लिया, क्योंकि दिख तो रहा था कि पेशेंट भी उतनी एंग्शियस है, क्योंकि बार बार चेक करना, बार बार दिखाना, बार बार पूछना, तो वो सब तो था ही उसका। ये सर, नेक्स्ट वाला रूब्रिक मैंने मनोज सर से सीखा है, लाइट डिजायर फॉर सनलाइट टू बी इन। जब मैंने सर का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये पेशेंट में ये जरूर आ सकता है, क्योंकि दे वांटेड क्लैरिटी, बार बार रिपोर्ट्स करवाना, स्पेशलिस्ट को दिखवाना, तो उनको
एकदम फुल क्लैरिटी चाहिए थी, जैसे सनलाइट जिस तरह से सर ने वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो आई थिंक दिस रूब्रिक शुड कम इन दिस केस। फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग एंड फियर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो बेसिकली उनको वो डर था कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, एंड फाइनली ग्लैंडुलर पैथोलॉजी है तो ट्यूबरकुलोसिस का डर हमेशा ज्यादा रहता है, और फिजिशियन ने भी वो टीबी का ही बोला हुआ था, तो उनके दिमाग में वो डर बैठा हुआ था। तो फ्रॉम दिस प्लस वॉट एवर मस्क्यूलर पेन्स, वॉट एवर बैक पेन एंड लेग पेन्स शी वॉज गेटिंग, सो आई थॉट इतना बड़ा कंकॉमिटेंट है तो क्यों मेरे को पहले सूझा नहीं, तो ये देना चाहिए था। मैंने जब रस्टॉक्स दिया था तभी रूटा भी आ सकता था। देन आई कंपेयर कि रूटा एंड रस्टॉक्स के फियर्स अलग अलग टाइप के हैं, और यहाँ पे जो चीज बैठ रही है वो ज्यादा रूटा ही बैठ रही है। देन आई गेव हर रूटा 200 3 पाउडर्स वीकली, और उसके बाद 1 एम सिंगल डोज वीकली, इस तरह से दिया था उसको, एंड विद इन आई थिंक 4-5 वीक शी वॉज ऑल राइट। अभी कल भी आके गई, काफी अच्छा है, उसको कोई इश्यू नहीं है। हम रूटा की जर्नी देखेंगे। रूटा तो सर ने बहुत अच्छा समझाया है, मनोज सर ने काफी बार रूटा लिया हुआ है ग्रुप में, बाकी सब लोगों ने भी काफी बार रूटा लिया हुआ है, बट थोड़ा एक अलग नजरिए से इसको हम आज देखेंगे। शशिकांत सर है ना? शशिकांत सर है? जी मैम, वो थे पहले तो। हाँ, हैं जी, हैं। मुझे इसका स्लाइड चेंज करने के लिए स्टॉप करना पड़ेगा क्या? आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर टच कीजिए मैम, क्लिक कीजिए, वो आ जाएगा। नहीं, नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं स्टॉप शेयरिंग करके देखती हूँ। आप ऐसा कीजिए, इसको मेरे को सेंड कर दीजिए, मैं मेरी तरफ से शेयर करके आगे उसको स्लाइड आगे रन करता हूँ। आपको मुझे मेल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, टेलीग्राम पे सिंपली सेंड कीजिए इसको, पर्सनल में मेरे टेलीग्राम पे सिंपली, अगर आप कर सकते हैं। एक मिनट। जी। वैसे सच में सल्यूट है मैम आपको, आपने इतने कम टाइम में, मैंने आपको मैसेज किया, आपने केस भी प्रिपेयर किया और पीपीटी भी बनाया, तो सच में मैम आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। तो हमारे सभी जितने भी रेस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स हैं, यंग होम्योपैथ हैं, उन सभी को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने काम को हाँ इतने। सर, आपको मैं जी ग्रुप मैम, में डाल, आपको डाल दिया है मैंने ग्रुप में। ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है मैम। जी।
ओके, सेकेंड स्लाइड पे जाइए। हाँ, जी मैम। तो हम थोड़ा सा क्लैरिटी, एक मुझे ये आपसे बात शेयर करनी थी सबसे, कि जब हम कोई भी रेमेडी स्टडी करते हैं तो रूब्रिक से तो हमको एक इमेज मिलती है, लेकिन जब हम उसका पीईएम का स्टडी करते हैं या प्लांट फैमिली को स्टडी करते हैं तो उससे जो एक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना, वो सिर्फ रूब्रिक से नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं ये केस में दिखाना चाहती थी कि इसको आपको, हम जो रूटा के बहुत सारे फैसेट्स देखते हैं, हमने फियरफुल रूटा देखा है, एंशियस रूटा देखा है, रिजिड रूटा देखा है, हार्मनी डिजायर वाला रूटा देखा है, लाइट डिजायर वाला रूटा देखा है, कंफ्यूजन चिल ड्यूरिंग वाला रूटा देखा है, अबॉर्शन के रूब्रिक्स वाला रूटा देखा है। बट जब हम उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग समझते हैं तो हमको रूटा समझ में नहीं आता है वो कितना स्ट्रांग है या वीक है या क्या है, उसको हम किस तरह की रेमेडी समझेंगे। तो इसलिए मैं ये सोचना चाहती थी कि ये लेडी को अगर हम एनालाइज करते हैं तो आप सबको ये लेडी कैसे लगती है। जैसे वो हस्बैंड चाहिए उसको, तो काफी लोगों ने कैरिड डिजायर टू बी कंटिन्यूअसली लिया है या बाइटिंग टम्बलर लिया है। बट ये लेडी को अगर आप देखते हो तो ये काफी मैच्योर लेडी है, जिसको घर चाहिए, जिसको फैमिली आइडियल चाहिए, उसकी खुद की एक आइडिया है, उसके हिसाब से वो काफी कमिटेड है, हार्डवर्क करती है, आईटी में काम करती है और काफी एम्बिशियस लेडी है और अपने हस्बैंड से भी काम करवाती है। मैंने जैसे डिस्क्राइब किया कि उसका हस्बैंड कैसा है, इजी गोइंग है, उसको ट्रेकिंग पे जाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। तो उसके हिसाब से अगर ये लेडी को अपना ड्रीम अचीव करना है तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर हावी होती है। अभी आप दोनों सोचेंगे कि आप सोचेंगे कि हस्बैंड वाइफ में दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है। तो इसमें आपको पता चलता है कि वो, उसको हस्बैंड चाहिए था, वो हस्बैंड को जाने नहीं देती थी, अभी भी उसको ट्रेकिंग पे नहीं जाने देती। अगर बच्चे का एग्जाम है, आप बच्चे को पढ़ाई कराओ। तो उसका एक जो आइडिया आती है कि शी इज क्वाइट अ परफॉर्मिंग एंड मेच्योर लेडी who is committed to her own image of ideal family, you can say, कि पहले घर हो जाना चाहिए, स्टेबल होना है अपने को लाइफ में, फिर अपनी फैमिली को पूरा करना है। तो इस तरह से उसका एक चल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो जो एक काम एक आदमी ने करना चाहिए, जो मोस्टली फीमेल इज लिटिल सबमिसिव एंड अ मेल इज लिटिल मोर डोमिनेटिंग, मोर इंटेलेक्चुअल, मोर क्लियर, मोर फोर्सफुल, तो यहाँ पे ये रोल ये लेडी कर रही है। तो उसके हिसाब से हम सोचते हैं तो ये कॉलम 5 में जाती है, जहां की बिगिनिंग ऑफ मस्कुलाइनिटी है और रिजिडिटी आ जाती है, क्योंकि मस्कुलाइन कैरेक्टर इज ऑलवेज रिजिड, मोर इंटेलेक्चुअल, मोर परफॉर्मिंग, मोर पुशिंग, मोर डोमिनेटिंग। तो इस तरह की जो क्वालिटीज हैं, एम्बिशन, ड्यूटी, वर्क, प्रोविजन, प्रोवाइडिंग, मेल फिगर इज प्रोवाइड, राइट। तो उसके हिसाब से ये लेडी उस तरह का रोल प्ले कर रही है। और उसमें लेकिन जो उसको पाना है वो तो उसके मन में क्लैरिटी है, बट उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए वो एग्जॉस्ट हो जाती है। इसलिए उसका काफी टाइम से एग्जॉशन चलता था, इसलिए मैं उसको वॉर्न आउट बिजनेस वूमन सोच के मैं उसको नक्सवामिका देती थी, बम्बूजा देती थी, सेपिया देती थी, बट देन कभी भी फुल रिस्पॉन्स नहीं आता था। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसमें जो एक वीकनेस है, दैट इज बिकॉज रूटा बिलोंग्स टू रो 4 और 5 विच इज अर्ली चाइल्डहुड। मतलब है तो उनकी जो परसेप्शन है वो एडल्ट का है, बट कोपिंग अप मैकेनिज्म उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। आई थिंक डॉक्टर शशिकांत सर ज्यादा समझा सकेंगे इसके बारे में। इसलिए अगर हम देखते हैं इसमें सैपिंडल्स फैमिली में है, जिसमें स्प्लिट है। स्प्लिट मतलब फेमिनाइनिटी जो पीक पे 4th कॉलम में पहुंच गई है, नाउ मस्कुलाइनिटी इज ट्राइंग टू डोमिनेट दैट। तो यहाँ पे मस्कुलाइनिटी भी है स्ट्रॉन्ग, मतलब डेवलप हो रही है, मतलब वो भी वीक है और फेमिनाइनिटी जा रही है। तो ये एक टाइप का स्प्लिट है जहां पे दोनों चीजें हैं, और इसलिए वो फेमिनाइनिटी भी है बट मस्कुलाइनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। इसलिए ये सैपिंडल्स फैमिली में स्प्लिट हमेशा आता है। अभी ये वही फैमिली है जहां पे एनाकार्डियम है, जहां पे रस्टॉक्स है। तो एनाकार्डियम का स्प्लिट आपको बहुत क्लियरली दिखता है क्योंकि वो स्कूल एज में है, और आपको इसमें रूटा में वो थोड़ा सटल लेवल पे जाता है क्योंकि और ज्यादा डेवलपमेंट आगे बढ़ा है। अभी रूटेसी में मेन फीलिंग है स्क्वीज लेमन, जैसे नींबू का रस निचोड़ दिया है,
इसलिए वो एग्जॉशन है, एंड बिकॉज ऑफ मस्कुलिनिटी एंड वीक फेमिनिटी अबॉर्शन है, बिकॉज ये कंसेप्शन रहता नहीं है, इसकी वजह से अबॉर्शन के रिलेटेड भी रूब्रिक्स काफी आपके पास है इसमें। तो ये पीईएम अंडरस्टैंडिंग से हम रूटा को समझ सकते हैं कि रूटा की जो रिजिडिटी हम हमेशा समझते हैं, वो रूटा की रिजिडिटी क्या है। थर्ड स्लाइड पे जाएंगे सर। फिर मैंने इसको रूब्रिक्स के साथ कोरिलेट करने की कोशिश की है, जिसमें जो उसके जो मस्कुलाइन फीचर्स हैं, जहाँ ईगो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहां पे वेल डेवलप्ड ईगो है, उसमें उसके रिलेटेड जो रूब्रिक्स है वो देखेंगे। तो उसमें रिजिडिटी कहां से आती है? एब्सेंट माइंडेड इनएडवर्टेंस, मतलब वो अपनी ही धुन में रहते हैं और किसी चीज पे उनका ध्यान नहीं जाता है। अब्यूजिव के स्टेट पे भी है रूटा, जबकि खुद वो एल्मेंस्ट्रॉम डोमिनेशन इन चाइल्डहुड में है, एल्मेंस्ट्रॉम इंजुरीज में है, बट खुद भी वो अब्यूजिव हो सकती है। कैप्रिशियस, सेंसोरियस, कंपनी अवर्जन टू इवन ऑफ इंटीमेट फ्रेंड्स। तो यहां पे आप समझ सकते हो कि उसके इमोशंस किस तरह से हावी नहीं होते हैं, एंड दे बिकम मोर इंटेलेक्चुअल। Contradiction disposition to, contradictory actions are contradictory to intentions, defiant, dictatorial, talking with air of command, detached, discontented, reserved displeasure, firmness, impatience children about, irritability children towards, anger husband towards। अभी देखिए ये strong कितनी है। ऑब्स्टिनेट, ओवर एक्टिव, पीडेंट। अभी इसका जो फैमिली के साथ जो एक ऑब्सेशन हो गया कि मुझे इस तरह की फैमिली चाहिए, वो उसका पीडेंसी है। पर्टिनेसिटी, क्वारलसम, क्वाइट वांट्स टू बी पेन ड्यूरिंग, सजेशंस विल नॉट एक्सेप्ट, ये एक मस्क्यूलर मेल ईगो है। सस्पिशियस फ्रेंड्स ऑफ हिज बेस्ट, वायलेंट, ट्राइफल्स एक्ट। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफी मस्क्यूलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। नेक्स्ट, अभी उसके अगेंस्ट हम देखेंगे, अभी यहां पे जैसे स्प्लिट है तो यहाँ पे दूसरा पोल भी अवेलेबल होगा ही। तो ये सेकंड पोल में अगर हम जाके देखते हैं तो इसकी सब जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, जेनरस टू, हार्मनी, डिजायर फॉर, होपफुल, ह्यूमिलिटी, जेस्टिंग, जॉय, लाइट डिजायर फॉर सनलाइट टू बी इन, लोकेसिटी, चीयरफुल, एक्सुबरेंट, mirth, music desire, nature loves, objective reasonable, positiveness, reading desires, मतलब वो समझना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं। religious affections too occupied with, selflessness, smiling, sympathetic animals towards। अभी ये दोनों अगर आप स्लाइड्स के रूब्रिक्स को ध्यान में रखेंगे तो अभी मैं शशिकांत सर को ये आंसर देना चाहूंगी कि काफी मैच्योर और डेवलप्ड ईगो है, और यहाँ पे ये मोनोकॉट नहीं हो सकता है क्योंकि मोनोकॉट पुअरली डेवलप्ड है और सेल्फ सेंटर्ड है, जबकि इसके माइंड में लार्जर इमेज है, इसको फैमिली की स्टेबिलिटी का ध्यान है, फैमिली किस तरह का चाहिए उसका ध्यान है, और वो हस्बैंड से भी वो करवा के लेती है। तो इट इज नॉट दैट शी हैज मोनोमेनिया, बट शी हैज मच वाइडर विजन। तो इसलिए वो मोनोकॉटिलिडॉन नहीं होगी, जबकि आपने 5th सब क्लास बहुत सही पकड़ा था इसका। यस, अभी इसका डिस्पोजिशन में और अडेप्टेशन किस तरह से है? दे आर इन डांसिंग ऑल्सो, मतलब दे themselves try to take care of everything। यहाँ पे उनकी एनर्जी काफी जाती है क्योंकि दे वांट टू मैनेज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देम। जैसे आपने आगे देखा कि वो ओवर एक्टिव भी हैं। Then by मतलब ये actions are contradictory to intentions because they want to adapt to the situation। अभी ये पेशेंट में वो नहीं दिखता है, बट ये रूटा में है। एक्टिविटी, डिजायर्स ऑल्टरनेटिंग विथ वीकनेस, इसकी एक साइड आपको एक्टिविटी ज्यादा दिखेगी और दूसरे साइड उसका काफी वीकनेस दिखेगा। अवेयरनेस हाइटेंड, चेंज डिजायर फॉर लाइफ इन, कम्युनिकेटिव, कन्वर्सेशन डिजायर फॉर एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ, कैन नॉट एक्सप्रेस वनसेल्फ। अभी इसके इमोशंस को क्या होता है ना, जो ब्लॉक्ड एनर्जी है इसमें, बिकॉज ऑफ मस्कुलिनिटी इमोशंस जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसलिए आपको वो प्लग लाइक सेंसेशन, फ्लो रिस्ट्रिक्टेड, हिंडर्ड फीलिंग, ये सब आपको काफी मिलता है। तो यहाँ पे इमोशंस नहीं होने की वजह से एक्सप्रेस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अभी हम रूटा के फियर्स की तरफ बढ़ते हैं
क्योंकि ये चाइल्डहुड की स्टेज में ही है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है कॉलम वाइज। अभी यूपीईएम में हम लोग कॉलम एंड रो दोनों देखते हैं, सॉरी रो वाइज। तो आप कॉलम में आप इश्यूज देखते हो और रो में वो इशू को लेके उनका डेवलपमेंट कितना है वो देखते हैं। तो इसमें एडल्ट स्टेज का डेवलपमेंट तो है, लेकिन वो उसमें कितनी कैपेबल है वो रो वाइज जाएंगे तो वो चाइल्डहुड के स्टेज पे है। तो उसके हिसाब से उसमें फियर्स, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, वीकनेस, ये सब काफी आ जाता है। तो अभी फियर्स देखेंगे तो फियर्स ऑफ बीइंग अरेस्टेड, फियर ऑफ ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, फियर ऑफ कंटेजियन, फियर ऑफ डेथ इम्पेंडिंग, fear of disease impending, fear driving from place to place, fear happen something terrible is going to, fear of heart disease। अभी जैसे मस्कुलिनिटी बढ़ता है तो इंटेलेक्ट बढ़ता है, इमोशंस सप्रेस होते हैं, इसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स भी शुरू होते हैं क्योंकि हार्ट रिप्रेजेंट्स इमोशंस। सिमिलरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं क्योंकि फेमिनाइनिटी और हॉर्मोन्स जो है फेमिनाइन वो सप्रेस हो रहे हैं। फियर ऑफ हर्ट बीइंग, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, ये सब उसकी वल्नरेबिलिटी है। फियर ऑफ सफरिंग अ लॉस, फियर ऑफ टेकिंग टू मच मेडिसिन, फियर इन नैरो प्लेस, उनको आप नैरो प्लेस में नहीं डाल सकते हो। फियर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, वो डायरेक्टली भी है। नेक्स्ट, उसी तरह से एंजाइटी के रूब्रिक्स देखेंगे। एब्जॉर्ब फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी डार्क इन, एंजाइटी डिस्पेयर विथ, इसमें डिस्पेयर की भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंजाइटी फ्यूचर, एंजाइटी हेल्थ, एंजाइटी व्हेन ओवरहीटेड, ओवरहीटेड मतलब जब हर तरफ से हीट आती है, आपके ऊपर हर तरफ से प्रेशर बनता है। एंजाइटी अबाउट डाउट अबाउट सक्सेस, क्योंकि इसमें आपको एम्बिशन के रूब्रिक्स नहीं मिलते हैं, ड्यूटी में भी अवर्शन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूब्रिक्स नहीं मिलते हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस रहता है, इसलिए वो एंजाइटी फ्रॉम डाउट अबाउट सक्सेस में जाता है, मतलब उसको एंजाइटी अबाउट बिजनेस है। अफेक्टेशन वर्डन एंड अफेक्टेशन में है रूटा, क्योंकि वो उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और अगर एक एडिशनल फीचर्स देखेंगे तो आपको रूटा में मैंने सब रूब्रिक्स नहीं लिए क्योंकि एंगर के भी बहुत सारे रूब्रिक्स है, उसमें डिस्पेयर के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, डेल्यूजन के काफी सारे रूब्रिक्स हैं जिसमें हिंडर्ड और डिसीव्ड वाला रूब्रिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, अबॉर्शन के रूब्रिक्स हैं, चिल के रूब्रिक्स हैं, और इंटेलेक्चुअल वीकनेस के रूब्रिक्स हैं, काफी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी लॉस, ये सब काफी उसमें इंटेलेक्चुअल रूब्रिक्स भी काफी सारे हैं। और दूसरा एक एस्पेक्ट इसका है कि डिस्पोज थिंग्स एंड चेंज इन ऑक्यूपेशन, मतलब दे वांट टू कंटिन्यू, कहीं ना कहीं वो उनका एक कैप्रिशियसनेस की वजह से भी चेंज इन ऑक्यूपेशन है, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू डिस्पोज ऑफ ओल्ड थिंग्स एंड दे हैव डिजायर फॉर चेंज। तो कहीं ना कहीं उनमें एक नवीनता, एक आगे बढ़ने की काफी डिजायर है। तो आई थिंक मेरी तरफ से ये काफी है, क्योंकि काफी रूटास तो देखी हुई है, कोई नई रेमेडी नहीं है हमारे लिए। थैंक यू। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मेरा एक फोकस यही था कि पीएम के हिसाब से मैं रूटा की एक डेप्थ में पर्सनालिटी बता सकूं। किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड कीजिए। मनोज सर, शशिकांत सर, जिसको भी ऐड करना है प्लीज ऐड कीजिए। मैम इस केस में अफेक्टेशन को समझा देंगे प्लीज। अफेक्टेशन मतलब क्या होता है, जो सच में है वो नहीं दिखाना, प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट इमेज। तो यहाँ पे ये पेशेंट एंग्शियस है लेकिन उसका हस्बैंड एक्टिवली बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं राइटअप में वो कन्वे नहीं कर पाई, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन उसका जो एंजाइटी था वो हस्बैंड एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये कामली शांति से बैठी हुई है। और जब वो बार बार खुद का अपना ग्लैंड्स चेक करती है, उससे पता चलता है कि उसको भी अफेक्टेशन एक ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक भी हो सकता है, जिसकी वजह से राइटअप में थोड़ा उसको कैच करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। एक तरफ से ऐसा भी है कि वो बार बार मेरे पास आ रहे हैं, आप जो बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उनका पैरेलली वो डॉक्टर्स के पास जाना और रिपोर्ट्स करवाना भी चालू ही है।
तो वो भी ऐसा है कि जो बोल रहे हैं वो वैसा कर नहीं रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को सेपरेट करना मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि दोनों की एंजाइटी, दोनों की स्टेट जो थी वो काफी कॉमन थी। मैम इसमें अर्ली चाइल्डहुड के जो सिम्टम जो आपने पीईएम के मेथड से बताया वो थोड़ा सा प्लीज बताएंगे। एक्चुअली सी पीएम इज वेरी डिफिकल्ट, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। और अर्ली चाइल्डहुड मैंने इसलिए बोला कि इसके जो थिंकिंग है वो तो डेवलप्ड है, फिफ्थ कॉलम के हिसाब से उसको जिस तरह का घर चाहिए, उसको जो एम्बिशन अचीव करनी है, फैमिली का जो आइडियल इमेज उसके दिमाग में बैठा हुआ है, वो सब क्लैरिटी है। बट फिजिकली कहीं ना कहीं वो लैक कर रही है, क्योंकि उसमें उतना रिसोर्सेस नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो वो चाइल्डहुड में क्या है, वो सीख रहे हैं अभी तक, दे आर इन दैट लर्निंग स्टेप एंड दे आर लर्निंग टू टेक अप दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल वैल्यूज भी सीख रहे हैं। अभी तक वो अडोलेसेंट स्टेज पे भी नहीं पहुंचे हैं। अडोलेसेंट में भी आपका एक इको डेवलपमेंट आइडेंटिटी के इश्यूज आ जाते हैं कि मैं एक अलग इंसान हूं, मुझे अपना मेरा मेरा खुद का फ्रीडम चाहिए, मुझे जैसा करना है मैं वैसा करूं। ये उससे भी एक स्टेप पहले है, करना तो चाहती है लेकिन उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसमें आपने कहा मैम कि ईगो स्टार्ट है, तो फिर मैं वही तो बोल रही हूं कि उसको माइंड में क्लैरिटी तो है कि क्या चाहिए, पर वो पाने के लिए जो एक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी भी आपके विल पावर से ही आती है ना। उसमें वो पाने की कैपेसिटी कम है, क्योंकि वो एग्जॉशन में चली जाती है। अभी रूटा का देखेंगे तो जो रिजिडिटी है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, इसकी वजह से उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। अपने रिसोर्सेस को समझने की जो कैपेसिटी है कि मेरे लिए कितना पॉसिबल है। अभी जैसे मैंने दिया है राइटअप में कि खाना बनाने वाली कुक भी है, लेकिन उसको अपनी बेटी को नरिशियस फूड देना है, न्यूट्रिशियस फूड देना है, तो वो थकने के बावजूद भी उठ के उसके लिए खाना बना रही है। तो अपने एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि आप में कितनी कैपेसिटी है वो करने की। अगर आपने एक मेड रखी हुई है तो आप उसको करने दीजिए ना। आप में ये रिजिडिटी और पेडेंसी क्यों है कि आपको खुद को ही करना है ये। यस, इसीलिए चाइल्डहुड हुआ। चाइल्डहुड में भी एक ऑब्स्टिनेसी रहती है ना, बोलते हैं मैं खुद करूंगा। यस यस। दे वांट टू प्रूव देयर ऑटोनॉमी। ये सब स्टेजेस कैसे है ना, ये डिफरेंशिएट करना कई बार हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो काफी डेवलपिंग स्टेज में है बोल सकते हैं। जिनको आ गया है उनकी मास्टरी है, हम सीख रहे हैं, पढ़ पढ़ के सीख रहे हैं, हमने वो यस कोर्स मैम, कंप्लीट पूरा किया हुआ मिक्स नहीं ही है। है। पूरा मिक्स हाँ, हो तो जाता है पूरा। थोड़ा सा। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि रेट्रोस्पेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में अगर आप जब देखते हो ना, तो वो काफी क्लैरिटी देता है। अप्रोच करने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन लेकिन अगर एक आप क्लैरिटी हो रेट्रोस्पेक्टिवली जाती है। यस। कोरिलेट करते हाँ। हो, आपने रेमेडी किसी और अप्रोच से ली है, एंड देन फाइनली व्हेन यू रीड अबाउट इट इन दैट बुक या फिर के बुक में पढ़ते हो, तो क्लैरिटी देता है वो। और जब वो क्लैरिटी देता है तो आप दूसरे केस में वो अप्लाई कर सकते हो। यू शुड बी यस ओपन मैम। माइंडेड अबाउट दैट एंड ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर। सिस्टम तो सही है, उसका कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि काफी क्लैरिटी आती है उससे। जितना पढ़ेंगे, जितना बहुत इम्प्लीमेंट अच्छा करेंगे, स्टडी उतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लैरिटी आएगी। यस सर, मनोज सर बोलिए। मनोज सर आप कुछ बोल रहे थे।
किसी को कुछ बोलना है? मैम मैं कुछ और बोलूं? हाँ बोलिए। फिफ्थ रो का जो प्लांट का था वो थोड़ा सा बता देते तो बहुत अच्छा होता। सॉरी प्लीज, मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। आप प्लीज निरुपमा मैम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उनके लेक्चर्स अटेंड कीजिए। यस मैम। मैं भी पढ़ पढ़ के सीख रही हूँ। मैंने उनकी तरह कोर्स नहीं किया हुआ है, इसलिए आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू टीच दैट। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन था मुझे कि हाँ जैसे जी। बहुत सारी सिस्टम है, लाइक माइंड सिस्टम है, फिर रूब्रिक वाइज कोई पकड़ता है, ये पीएम मेथड है, फिर अलग अलग तरीके बहुत सारे हैं। तो अगर हम सब पढ़ते हैं ना मैम तो इतना कंफ्यूज होते हैं, तो हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता है। तो हमें एक एक सिस्टम को पढ़ना चाहिए या सब सिस्टम में से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए अपने आप को मतलब और ज्यादा परफेक्ट करना चाहिए, मतलब और ज्यादा सीखना चाहिए? क्या तरीका होना चाहिए मैम? क्योंकि तरीके सारे सही हैं, सब में हमें लगता है हाँ इससे भी क्रैक हो सकता है, इससे भी क्रैक हो सकता है, लेकिन सबको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए मैम? मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं जनरली, मेरा जो था एक्सपीरियंस, मैं पहले आईसीआर से ट्रेनिंग लिया था। तो हम लोग क्लासिकल होम्योपैथी करते थे, उसमें फिजिकल्स भी लेते थे, माइंड भी लेते थे, मायाजम भी लेते थे, एवोल्यूशनरी पिक्चर पूरा देखते थे, सब कुछ लेते थे। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे पढ़ते गए कि शंकरन सर का पढ़ा, विजयकर सर का पढ़ा, तभी तो ये सब ज्यादा था। उसके बाद बाकी नए नए, फिर हम सहगल सर का पढ़े, फिर माइंड रूब्रिक्स एचएचएफ के अप्रोच से भी हमने कंसर्न अडेप्टेशन रिएक्शन देखा। तो जैसे जैसे आप पढ़ते हो, आप, मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था मेरे एक फ्रेंड से कि आप दूसरा सिस्टम फॉलो करते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होते हो क्या? आप पहले, आप जो जिस सिस्टम में कंफर्टेबल हो, जिस सिस्टम को आप नेचुरली फॉलो कर सकते हो, लाइक होम्योपैथी इज इंडिविजुअलिस्टिक, ये अप्रोचेस भी काफी इंडिविजुअलिस्टिक है, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपको सूट होना चाहिए। हम जैसे आईसीआर में देखते थे, काफी सारे जन थे जो फिजिकल्स पे ज्यादा की नोट्स पे प्रिस्क्राइब करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो माइंड के ऊपर प्रिस्क्राइब करते थे। तो हर किसी की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, हर किसी का एक पर्सनालिटी अलग अलग होता है। तो आपको वो सिस्टम ज्यादा जचेगा जो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, या जिसपे आप ज्यादा एक्सपोज्ड हो, जो आप काफी सालों से फॉलो कर रहे हो। तो आप वो सिस्टम को छोड़िए मत, आप वो सिस्टम को पकड़ के रखिए। और साथ में आप समझो आपने कोई केस अपने हिसाब से ट्रीट किया है, वो सक्सेसफुली ट्रीट हो गया है, तो आप वही केस का रेट्रो जो कर रहे हो वो दूसरे दूसरे अप्रोचेस से करो, माइंड ओपन रखो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है जो केस रूब्रिक्स के थ्रू अप्रोच नहीं होता है, कई बार पीईएम के थ्रू अप्रोच हो जाता है, कई बार मायाजम के थ्रू अप्रोच हो जाता है। तो देयर कैन बी डिफरेंट अप्रोचेस। और हर बुक, हर सिस्टम का जो बुक है, मैं मटीरिया मेडिका की तरफ पढ़ती हूँ। हम कॉलेज के लेवल पे भी मटीरिया मेडिका के काफी सारे बुक्स पढ़ते थे, तभी हम मेथड वेथड नहीं जानते थे, लेकिन मटीरिया मेडिका के हिसाब से हम लोग इमेजेस पढ़ते थे। कैथरीन कुल्टर भी पढ़ते थे, फिलिप बेली भी पढ़ते थे, शंकरन सर का मटीरिया मेडिका भी पढ़ते थे, हेरिंग भी पढ़ते थे। हमको आईसीआर में तो सोर्स बुक्स पे ज्यादा फोकस रहता था, तो एलन्स एनसाइक्लोपीडिया पढ़ो, मटीरिया मेडिका प्यूरा पढ़ो, हेरिंग पढ़ो, केंट पढ़ो, तो ये सब बुक्स पढ़ते ही थे ना पहले भी। तो अगर आप अप्रोच नहीं भी सीखो दूसरे किसी का, तो लेकिन उनका मटीरिया मेडिका तो पढ़ ही सकते हो। अभी याकेर में मटीरिया मेडिका करके पढ़ती हूँ। मुझे समझो ज्यादा पीईएम का अंडरस्टैंडिंग अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन एज अ मटीरिया मेडिका बुक तो आई कैन रीड इट। यस मैम, आप यस मैम। अपना जो कंफर्ट लेवल है, कंफर्ट जोन है, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, उसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। वो आप अपना फाउंडेशन पकड़ के रखिए, लेकिन साथ साथ में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते चलिए। ओके मैम, थैंक यू सो यस मच। मैम, इससे और काफी बिल्कुल भी हेल्प मिलती है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेवल पे जाके देखेंगे ना, तो हर कोई मेथड जो है वो मैच होता ही है, बहुत कुछ अलग नहीं बोलता है कोई भी।
इसलिए फुल प्रूफ करने के लिए शंकरन सर ने भी 8 विंडोज कर दिए, जहां पे आप फिजिकल्स भी लेते हो, फिजिकल पर्टिकुलर्स भी ले रहे हो, माइंड भी ले रहे हो। अगर आपने शंकरन सर का कभी सेशन अटेंड किया हो ना, तो वो जितने नंबर ऑफ रूब्रिक्स लेते हैं ना, आप पागल हो जाओगे। एक एक केस में कम से कम 50-50, 100-100 रूब्रिक्स ले लेते हैं वो। फिजिकल जनरल के रूब्रिक का ब्लॉक अलग बनाएंगे, फिजिकल पर्टिकुलर का रूब्रिक का ब्लॉक अलग बनाएंगे, माइंड का अलग बनाएंगे। सब पूरी तरह से वो हर केस को अप्रोच करते हैं। तो वो धीरे धीरे आप ग्रास्प कीजिए, कोई अपने को घाई नहीं है, प्रैक्टिस तो चल ही रही है और प्रैक्टिस में सक्सेस भी मिल ही रहा है। ये तो क्या है, आपका समझो सक्सेस रेट यहाँ पे है, तो उसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करनी है। बिल्कुल भी डिसऑर्डर मत होइए, ऐसा मत सोचिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। हर कोई अपनी प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होता ही है, कोई कम कोई ज्यादा। बस अपनी लेवल से और आगे बढ़ना है, उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी है। आप एक ही सिस्टम फॉलो करो। कलकत्ता में सब लोग एलन की नोट फॉलो करते हैं और उसमें भी बहुत सक्सेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सब कुछ करना ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी मेथड फॉलो करो, उसको परफेक्ट करो। ना बिल्कुल सही बताया मैम आपने, क्योंकि जिस भी मेथड में आप यदि दिल लगा के कुछ भी करते हो ना, तो धीरे धीरे उसमें आप आगे बढ़ जाते हो और वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। मैंने भी सब Yes. कुछ घाटा, सब कुछ किया करने के बाद माइंड मेथड मुझे सबसे स्ट्रांग लगा है। लेकिन इसके सीखने की जो जर्नी है ना, उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखे मैंने। कि कई बार Yes. जिस केसेस को मैं फिजिकली बहुत आसानी से निकाल लेता था, वो मेरा कंप्लीट फेलियर हुआ है। और प्रैक्टिस मतलब हाई से सुनने पर आ गई थी, ऐसे भी दिन देखे मैंने। तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये था कि जो रैशनल है, क्योंकि आती थी दिमाग में जब ये माइंड सिम्टम मैंने सीखा, तो ये पहले आती थी इसके सीखने के पहले, जब मैं क्लासिकल करता था कि भाई ऑर्गेनल में कहा जाता है कि सिंगल मेडिसिन दो, लेकिन फिजिकल सिम्टम्स के हिसाब से सर का दर्द बेलोडोना बता रहा है और पाँव का दर्द रेस्टक्स बता रहा है। ये क्यों होना चाहिए? ये क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आता था, कहाँ गड़बड़ है? या हैनीमैन की थ्योरी गड़बड़ है, ऑर्गेनल गड़बड़ है। और उस समय कलकत्ता में पॉलीपैथी बहुत चल रही थी। मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, तो वो सिंगल मेडिसिन देते थे, एकदम सिंगल। वो डबल जानते ही नहीं थे कि कुछ डबल होता भी है। तो मैं भी वही जानता था कि हाँ, हमको लगता था कि बाकी प्लेसिबो दिया गया होगा। बाद में देखा वहां मल्टीपैथी चल रही है। इवन जो लोग ऑर्गेनल पढ़ाते हैं, और वो लोग खुद अपने क्लिनिक में 8-8, 10-10 मेडिसिन, एक ही बीमारी के 8-10 मेडिसिन दे देते थे। तो फैसिनेट भी किया मुझे कि एक थे वो एक पोटेंसी देते थे, एक मदर टिंचर देते थे। बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत फास्ट, मुश्किल से आधा मिनट एक पेशेंट को। और रेयरली होता था कि किसी पेशेंट को आराम नहीं मिले। तो ये सारी चीजें गुजरी है, देखा है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि माइंड से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन सीखने की जो जर्नी है ना, कभी समाप्त नहीं होने वाली। सही। मैं जब नहीं जानता था तो मुझे लगता था मैं आराम बहुत अच्छा जानता हूं, और मैं जब अब थोड़ा जानने लगा हूं तो मुझे लगता है मैं कुछ नहीं जानता हूं, शायद 1% भी नहीं जानता हूं। होम्योपैथी यही इतना तो वास्ट, जर्नी है सर, यही तो जर्नी है। जितना आप जानने लगते हो, आपको पता है कि कितना हम नहीं जानते हैं। इतना नहीं जानते हैं। आज बराबर हम है। कुछ नहीं जानते तो लगता है कि हम बहुत जानते हैं। तो कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है, सभी सीखते हैं, सबका अपने अपने स्पेशलिटी है। तो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है अपने लिए। जितना जानते हैं उसमें और आगे हमें ऐड करना है। उसके लिए हमें सेशन ज्वाइन करने हैं, हर तरह के लेक्चर सुनने हैं। क्लासिकल का भी अपना योगदान है, माइंड का अपना। माइंड मुझे सबसे स्ट्रांग लगा तो अब मैं हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी मुझे फिजिकल से कोई स्ट्रांग सिम्टम्स मिल रहे तो मैं कभी उसे नहीं दूं। अभी मैंने कई एक एक्जिमा के केसेस निकाले हैं फैगोपायरम से। अब बहुत वंडरफुल, एकदम आइस वाटर लगाने से, ठंडा लगाने से, हवा लगाने से आराम मिलता है। और भी मेडिसिन है, मेजेरियम भी है। तो फैगोपायरम मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो बहुत सभी केस में बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन एक केस में एक बार आराम दिया, फिर वो फेल कर गया। उसमें फिर वो माइंड से निकला।
एंड वंडरफुल रिजल्ट उस केस ने। अच्छा, पता नहीं उस लेडी के द्वारा भेजे गए जितने भी इंजिमा के केसेस आते हैं सभी फैगोपैरम वाले ही आते हैं। वहां पे कॉमन पॉजिटिव फैक्टर कुछ होगा। कुछ तो है। हाँ। तो उसमें जैसे ना अभी ग्लाइसरेजिया ग्लैब्रा, उससे मेरे एक्जिमा के कई केसेस निकले हैं, जस्ट बेस्ड ऑन सिंगल सिम्टम था कुछ, लेकिन वो फिजिकल था, माइंड से नहीं था। मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या सिम्टम्स था, कई केसेस निकला वंडरफुल, मतलब आप रिजल्ट देख के चौंक जाएंगे। तो फिजिकल भी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो अपने आप में उसका वेटेज बहुत ज्यादा है तो कई बार वो माइंड को भी सुपरसीड करता है। तो कभी भी हमें जो है ना, सबसे पहला जो है ना एफोरिज्म है ऑर्गन का, कि हमें प्रेजुडाइज नहीं होना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। हर सिस्टम का अपना अपनी क्वालिटी है, हमें सब कुछ के बारे में जानना है। फिर इसमें आप जिसमें ज्यादा अडॉप्ट करते हो, सबसे ज्यादा आप एक्सपर्ट होते हो, उसको आप कंटिन्यू करो आप। लेकिन होम्योपैथी करना है, मिक्सोपैथी नहीं करना, ये अपना ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। बराबर। ठीक है। डॉक्टर शंकरन का जो ट्रिनिटी का बुक है ना, सॉरी सिनर्जी का बुक मुझे लगता है कि सबने पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। उसमें सर ने लिखा हुआ है कि सिमिलैरिटी आप कहीं पे भी, कौन सी लेवल पे भी आप स्ट्राइक कर सकते हो। एक पैथोलॉजी से लेके आप फिजिकल जनरल, फिजिकल पर्टिकुलर, सेंसेशन मेथड, अदर सॉन्ग जो भी वो यूज करते हैं, वो सब हर जगह पे आप सिमिलैरिटी स्ट्राइक कर सकते हो। और किसी भी केस को अप्रोच करने के कई तरीके हो सकते हैं, और टाइप जहां पे आप सिमिलैरिटी स्ट्राइक करोगे वो उतना पार्ट तो कवर कर ही लेगा। अभी डिपेंड्स, मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ कि आपका वो जैसे वो डार्ट गेम रहता है ना, डार्ट गेम में कैसा होता है कि अगर आपने बुलसाई हिट किया तो आपका परफेक्ट हो गया, लेकिन आप उसके आसपास में भी कहीं ना कहीं रहोगे तो कुछ तो रिजल्ट आना ही है। सर ने लिखा है कि होम्योपैथी कैन सर्वाइव ओनली बिकॉज इवन पार्शियली सिमिलर गिव्स रिजल्ट। अगर पार्शियली सिमिलर से कुछ भी रिजल्ट नहीं आता तो सब केसेस फेलियर ही होने थे, फिर आपका सक्सेस रेट तो बहुत कम होना था। बुलसाई कितनी बार आप हिट कर सकते हो। तो इसलिए आप बिल्कुल भी डिसऑर्डर मत होइए, जितना समझ में आता है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिए। खाली आपका एक ही है कि परसिस्टेंट एफर्ट रहना चाहिए। जैसे मास्टर्स बोलते हैं एक रेमेडी हर दिन पढ़ा करो, एक रूब्रिक हर दिन पढ़ा करो, एक किसी और दूसरे किसी का केस पढ़ लिया करो। तो कुछ ना कुछ दिन में एक एडिशन आपको करनी है। जैसे हम लोग पैसे जमा करते हैं वैसे आपको नॉलेज जमा करना है, और वो नॉलेज कभी भी कहीं पे भी काम आ सकता है। आपको कहीं पे भी वो डिस्मिस नहीं करना है, ये पीएम नहीं समझता छोड़ दो उसको। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि पीएम काम आ जाए, कहीं पे पीरियोडिक टेबल काम आ जाए। अभी काफी सारे वो कोल्हापुर के लोग हैं, वो लोग कितना अच्छा पीरियोडिक टेबल पे करते हैं। तो बहुत सारे अपने मेंबर्स भी काफी अच्छा अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आप सीखते रहिए। आपको इतना अच्छा मिक्स ग्रुप बना के दिया हुआ है जहां पे हर तरफ से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप उसका लाभ उठाइए। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये अपना सॉफ्टवेयर होना एंड ये इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनना, टेलीग्राम ग्रुप्स बनना, वेबिनार्स होना इज अ गोल्डन पीरियड फॉर होम्योपैथिक एजुकेशन। इतने सारे टीचर्स इवॉल्व हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग बैठ के सुन रहे हैं। आज भी अगर मैं देखूंगी तो कोई कहाँ का होगा, कोई कहाँ का होगा। इतने सारे लोग साथ में एक लेक्चर अटेंड करके वो सुनते हैं, ऐसा और कहाँ मिलेगा आपको। मुझे नहीं जी लगता है कि और कोई भी पैथी वाला इतने सारे वेबिनार्स करता होगा जितना होम्योपैथ्स कर रहे हैं। जी। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनीता बजाज मैम, हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से। बहुत ही बढ़िया केस था मैम, और इतना क्रॉनिक केस था, इतनी एडवांस पैथोलॉजी थी।
और आपने बहुत अच्छे से शंकरन सर के मेथड के थ्रू के उसके पीरियोडिक टेबल के थ्रू भी बताया आपने कि वो कहाँ कैसे है कैसे नहीं है, तो हम सीख रहे हैं उसको। और आपने माइंड के रूब्रिक के थ्रू भी बताया। और सच में मनोज सर भी बताएंगे, दिलीप सर भी बताएंगे। और हम हमारे ग्रुप में रूटा को ही डिस्कस करने वाले थे। और बहुत साल पहले हमारे गुरुजी महेश चंद्रा सर ने हमको रूटा सिखाया था, तो ये डिस्कस करने वाले थे। और ये सच में वाइब्स मिलती हैं, ये सच में कुछ ना कुछ है, तो ये मिला है। और आपका रूटा का ही केस आया है, और इसी हफ्ते हम रूटा को ही डिस्कस करने वाले थे हमारे पेरेंट ग्रुप में कि अच्छा है, कैसे कैसे कंटिन्यू हमको। कीजिए आप, जी सर। मैं भी जोड़ूंगी। जी जी बिल्कुल, आप भी साथ में रहिए। तो जरूर जरूर। सर ने पढ़ाया था, सरस्वती पूजा का दिन था, उसी दिन स्टार्ट करके सर ने स्टडी करवाया था। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू मैम, आपने इतना थैंक यू, समय दिया। जी। थैंक यू। और इसमें बहुत रूटा की बहुत अच्छे से आपने बताई है पूरी जर्नी। तो एक बार फिर से मिलते हैं और साथ बैठ के डिस्कस करते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, और जरूर इवॉल्व करते हैं मैम इसको। जरूर। जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। मनोज सर, हम्म आप अभी आप बोलिए मैम के लिए। हम्म नहीं, बहुत ही नहीं अच्छा नहीं, केस मैम था। के लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे जी बड़ी मैम। बात है इस एडवांस केस में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसके साथ में उसको ट्रीट करना बिना डरे, ये बहुत मतलब प्रशंसा की बात है। नहीं तो हम लोग इस तरह के एडवांस पैथोलॉजी में कई बार डर जाते हैं। लेकिन हमारी जो ग्रुप स्टडी चल रही है और हम लोग जो सीख रहे हैं, ये हमारी जो जमीन है ना, उसको बहुत मजबूत कर रहा है। और अब हम आराम से ऐसे केसेस लेते हैं, बिना झिझक बिना डरे लेने लगे हैं। नहीं तो जब मैं करता तो मुझे सोचना पड़ता था, आ गया पता नहीं क्या होगा। अब डर नहीं लगता, हाँ आ जाए ना, क्या है, अच्छा क्या है, कैंसर है, कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ, ऐसे बोलते जैसे बुखार का ट्रीटमेंट करने आए हैं। अच्छा सही है। डिप्रेशन है, चलो में आओ। तो ये हम लोग आपस में मिलके कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बढ़ने से सभी बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हमारी जमीन बहुत मजबूत होगी। और ये बहुत जरूरी है, ये हम लोग साथ में सीखें, साथ में बढ़े। एंड थैंक यू अनीता मैम, बहुत बढ़िया केस था। मेरे थैंक यू थोड़ा सा सर। डिस्टर्ब था क्लिनिक में, तो सुन नहीं पाया शुरू का, तो मैं भी हाँ, सुनूंगा उसको पूरा को। थैंक यू सर। और रेट्रो स्टडी आप लोग जरूर करें। रेट्रो का मतलब ऐसा है ना, सिंपल सी बात हाँ, है, पर्दे के पीछे क्या है। तो पर्दे के पीछे वाली जो चीज है ना, हम जब वो समझने लगेंगे, तो जैसे ही केस हमारे क्लिनिक में आता है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग करीब करीब बन जाती है कि ये मेडिसिन होनी चाहिए। कुछ मेडिसिन हमारे दिमाग में स्टैंड बाई चलते हैं, लेकिन फिर भी प्रिजुडाइज बिना हुए हमें अच्छी तरह से देखते हुए चलना है कि हाँ ये मेडिसिन है या नहीं है। लेकिन केस समझ में आ जाता है कई बार। तो रेट्रो स्टडी हमें जरूर करनी चाहिए हर केस में, विशेषकर जब सक्सेस होता है तो उसके पीछे क्या कहानी थी वो समझ में भी आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट वैसा ही केस कोई सामने आता है, तो हमारे दिमाग में तैयार रहता है ऑलरेडी सोचने के लिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सोचना है, क्या क्या पूछना है। तो इस पर जरूर ध्यान देंगे जी रेट्रो सर। स्टडी पर। जो मैम ने बताया वास्तव में ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, यदि किसी को ये सीख जाता है तो उसके लिए एक हथियार है। सो थैंक यू अनिता मैम, जी सर। बहुत ही थैंक यू वंडरफुल सर। सेशन। जी। ओके। तो जी वंस अगेन मैम, हमारी IHF फैमिली की ओर से डीप ग्रेटिट्यूड मैम। बहुत ही बढ़िया केस था और बहुत ही सीखने को मिला हम सभी को। तो ऐसे ही आप आते रहिए और सिखाते रहिए। शंकरन सर का मेथड है, और आपकी जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है, आप अलग अलग जगह पे रहे हैं और आपको सभी चीज़ों का नॉलेज है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से बहुत बहुत आभार आपका, और आशा करते हैं कि ऐसे ही आगे भी आपसे सीखने को मिलता रहेगा।
तो आज की बीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और हमारे IHF फैमिली मेंबर्स को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा पार्टिसिपेशन दिया और इतनी बड़ी नंबर में उन्होंने ज्वाइन किया और आगे और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे IHF फैमिली मेंबर्स हमें लाइव ज्वाइन करेंगे। तो थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू। ओके, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।